गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कंफर्मेशन खत्म हो गया? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्टिक्स। नहीं बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर दें। कंपाउंड्स हैविंग, बेटा ध्यान दो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएफ बोल रहे थे, एंड सेम यस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हम लोगों ने स्टीरियो में ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा, एसएफ। अच्छा बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने एक रिजल्ट भी निकाला था कि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब सेम कनेक्टिविटी। सेम क्या? कनेक्टिविटी। ये ऑलरेडी पहले डिस्कस्ड है। एंड डिफरेंट बिहेवियर, towards plane polarized light PPL। क्या बोलते हैं इसको? PPL। थोड़ा सा हम पहले कुछ और डिस्कस करें, थोड़ा सा इसके एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। एक्चुअली बेटा होता क्या है कि हमारे पास एक ट्यूब होता है, इसके अंदर हम लोग एक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, whose optical activity has to be checked। हम ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या करना होता है? चेक करना होता है। तो और जिस ट्यूब के अंदर उसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट ट्यूब इज कॉल्ड, पता है क्या? आप मेरे साथ लिख रहे हो ना? साथ साथ लिख जाओ, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, साथ साथ चलो तो तुरंत। हाँ अच्छा, आप चलो ठीक है। पोलारीमीटर ट्यूब, क्या बोलते हैं बेटा इसको? पोलारीमीटर ट्यूब। अब ये पार्ट जल्दी से निपटाना है क्योंकि पोलारीमीटर ट्यूब। अच्छा बेटा, एक चीज आपसे डिस्कस करना था, एक स्ट्रक्चरल इसके बाद रह जा रहा है, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम भी आ रहा है, तो क्या मैं स्ट्रक्चर से पहले कुछ मेन टॉपिक्स आपके पहले करा दूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर पहले करा, लाइक मैं आप नाम बता देता हूँ, लाइक ग्रिग्नॉट रिएजेंट जो पूरा 11th-12th में बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, रिएक्शन एंड रिएजेंट्स। तो उसमें ये सारे एक पर्टिकुलर पार्ट हम लोग अगर डिस्कस कर लें, लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ओजोनोलाइसिस, बहुत सारे रिएक्शंस कवर। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कैसे पूछ दिया जाएगा, टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ कीटोन, एसिड्स, अमाइंस, है ना, टेस्ट के नाम लेता हूँ, लाइक फेलिन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, है ना, डीएनपी टेस्ट, ब्रैडिश टेस्ट, तो उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो वहाँ पे कवर। मतलब अगर हम 3-4 चीज़ें इसमें ऐसा, इसका प्लान मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि अगर ये चीज़ हम इतना कवर कर लेते तो आपको ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक का पोर्शन तो देख लेते पहले। आज पहला क्लास का करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोलारीमीटर ट्यूब में बेटा हम क्या करेंगे बताओ? एक कंपाउंड लेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। और कौन सा कंपाउंड लेंगे? ऐसा कंपाउंड जिसका हमें क्या चेक करना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट क्या है पहले उसकी बात करते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली में, बेटा हमारे पास एक हम लाइट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब जिसका डायरेक्शन, यस। अब ये बताओ मुझे, ये जो लाइट है बेटा, ये कौन कौन से डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो रही है? इन ऑल डायरेक्शन। सो दिस लाइट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। कौन सा लाइट है ये? ऑर्डिनरी लाइट है। अगर हम इस बल्ब को यहाँ पे लगा दें तो बताओ उसका डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा? चारों तरफ, जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा चारों तरफ डाइवर्ट होगा। सो ऐसी लाइट को हम लोग कौन सा लाइट बोलते हैं? बेसिकली आप इसको व्हाइट लाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? व्हाइट लाइट। अब हमने क्या किया, इसको पास किया एक प्रिज्म से, स्पेशल प्रिज्म होता है एक, दैट प्रिज्म इज कॉल्ड निकोल प्रिज्म।
पर इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम पहले ये पार्ट आपको बता दें। एंड निकोल पिज जो जिसका बनता है उसको हम बोलते हैं कैल्साइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निकोल पिज इज मेड अप ऑफ कैल्साइट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्साइट? CaCO3। यस, क्या होता है बताओ? ये क्वेश्चन आ चुका है जी में। तो जो निकोल प्रिज्म है कुछ इसका अरेंजमेंट होता है, प्रिज्म को लेके मिला के बनाया जाता है डिफरेंस का वही। अब इसके बाद ये लाइट यहाँ से पास की जाती है, तो इसका प्रॉपर्टी ये निकोल प्रिज्म करता क्या है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है बेटा इसको कन्वर्ट कर देता है। अब बताओ इसमें बेटा क्या था? ऑल डायरेक्शन। अब ये यूनिडायरेक्शनल लाइट हो जाएगी। यूनिडायरेक्शन मतलब क्या? सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक बना रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में आ गया। दिस लाइट इज कॉल्ड PPL। तो ये था OL, ये क्या था? ऑर्डिनरी लाइट। एंड व्हाट इज दिस? प्लेन पोलर, मतलब पोलराइज हो गई लाइट। प्लेन पोलराइज होने का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर प्लेन में आ गई। ये काम कौन करवाता है? ये प्योर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद क्या किया हमने? कौन सा ट्यूब की बात की थी बेटा अभी? पोलरीमीटर ट्यूब। यहां पर जो सोल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन C होता है। जनरली हम इसको ग्राम पर ml में लेते हैं। किसमें लेते हैं बेटा? ग्राम पर ml। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? पोलरीमीटर ट्यूब लिया जिसका लेंथ सपोज L है। इसके अंदर जो आपने सोल्यूशन डाला है उसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज कितना है? बताओ बेटा। कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल्स टू कुछ C है जो कि किसमें है? जनरली हम लेते हैं उसको ग्राम पर ml में लेते हैं। तो आपने उस कंपाउंड के यहाँ पे डाल दिया जिस कंपाउंड को आप चेक करना चाहते हो। लाइक हमारे पास ये कंपाउंड है और हम चेक करना चाहते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। उसका सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वा सोल्यूशन पानी के साथ। इसमें क्या करेंगे? डाल देंगे। डालने के बाद हम इस PPL को यहाँ से पास करेंगे। तो जब हम इस PPL को यहाँ से पास करेंगे तो हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी, दिखेंगे यहाँ पे। देखो क्या पहला चीज हमें क्या दिखेगा कि जो PPL था बेटा यहाँ से लाइट पास हो रही है। कंपाउंड तो जहां हुई है, यहां से कौन निकल रहा है बाहर? लाइट निकल रही है। कौन सी लाइट? PPL। तो लाइट निकलेगी इस कंपाउंड से पास होकर, इस सोल्यूशन से पास होकर। तो इस लाइट का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट अगर मिलेगा तो चांस है किसका? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डिफरेंट बिहेवियर का मतलब क्या कि अगर ये ऐसी है और ऐसी ही निकल जाए तो क्या बेटा इसका डिफरेंट बिहेवियर आया? नहीं आया। आप ओरिजिनल डेफिनेशन में जाओ और देखो क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बेटा यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर मिला क्या आपको? नो डिफरेंट बिहेवियर। क्या ये किसी भी एंगल में रोटेट हुआ? जैसा था यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं नो रोटेशन। नो रोटेशन। बेटा इफ नो रोटेशन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि हम ऐसे बोलेंगे नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ये कंपाउंड से अगर हम लाइट पास करें PPL को, वो जैसा है वैसे ही निकल जाए तो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा है। दिस इज द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। सो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद फिर दूसरा पॉसिबिलिटी बेटा आप खुद बताओ क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, देखो जरा सा, कि भाई ये लाइट रोटेट कर जाए। अच्छा रोटेट, अब देखो बेटा ये परपेंडिकुलर है। रोटेट दो तरह से हो सकता है, या तो ऐसे घूम जाए या तो ऐसे घूम जाए। ऐसे घुमा तो क्लॉकवाइज और ऐसे घुमा तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी दो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। व्हाट टू पॉसिबिलिटीज? कि ऐसे घूम जाए। ऐसे घुमा मतलब ये क्या हो गया? कौन सा डायरेक्शन ये बेटा? क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन ये? क्लॉकवाइज। अच्छा होता क्या है ना बेटा कि ये जब रोटेट करता है ना तो पहले ऐसे था ये ओरिजिनली? बताओ ऐसे था ना ओरिजिनली? हम ये थीटा मेजर कर लेते हैं जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रोटेशन। वो फॉर्मूला भी बताएंगे हम आपको, बट अभी यहाँ पे नहीं, उसके न्यूमेरिकल आते टाइम भी उसी टाइम डिस्कस करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो यहाँ पे जो फॉर्म, अच्छा क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर बेटा क्या हो सकता है जरा बताना मुझे? कि ये ऐसे घूम जाए। कौन सा डायरेक्शन हुआ बेटा? ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब ये कुछ एब्सोल्यूट रोटेशन होगा इसका, यहाँ पे कुछ थीटा आएगा, पूरा सेटअप होता है, तुरंत एंगल मेजर हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है यानी यहाँ पर क्या है? रोटेशन हो गया। रोटेशन अकर्स, रोटेशन अकर्स। और अगर रोटेशन हो गया मींस यहाँ पर क्या था? जब रोटेशन नहीं हुआ था तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट अगर रोटेशन हो गया देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो कंपाउंड। तो यहां पर नो ऑप्टिकल, यहां पर अब ऑप्टिकल शो करेगा तो दो तरह से रोटेशन हो रहा है। तो जब क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा डेक्स्ट्रो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डेक्स्ट्रो, जिसको हम स्मॉल d से लिखते हैं। अब इसके बारे में फैक्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको। और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? लिवो फॉर्म बोलते हैं। लिवो, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L।
या फिर डेक्स्ट्रो को ही हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और लीवो को हम माइनस साइन से। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स फिर कंपाउंड के प्लस लिखा होता है, प्लस टार्टरिक एसिड माइनस टार्टरिक एसिड कुछ टाइप से लिखा होता है। तो प्लस लिखा मतलब डेक्स्ट्रो, माइनस लिखा मतलब लीवो, प्लस लिखा मतलब क्लॉकवाइज और माइनस लिखा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन हुआ, किसका हुआ? इसका हुआ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बेटा अगर रोटेशन हो गया कंपाउंड इज ऑप्टिकली, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा बताओ? कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो बेटा ये बात समझ में आती है यहाँ तक? क्लियर एकदम? दिस इज द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। ओके, अब बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ा सा, आप सब लोग जवाब देने की कोशिश करना। क्या हम किसी भी कंपाउंड को देखकर ये बता सकते हैं, अगर मान लेते कि कोई कंपाउंड हमारे पास ये है और हम बोले कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो या तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा या तो ये लीवो फॉर्म होगा। बोलो क्या हम कंपाउंड को देख के ये बता सकते हैं कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है? यस और नो? पक्का? तो अगर हम कंपाउंड को, तो हाँ एकदम फैक्ट बोला आपने, पर एक चीज ध्यान रखो, हम कंपाउंड को देखकर कभी भी नहीं बता सकते कि वो स्मॉल डी है या स्मॉल एल है, वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है, कभी। बट हम ये जरूर बता सकते हैं कंपाउंड को देखकर कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। बट हम बेटा ये नहीं बता सकते कि वो क्लॉकवाइज घूमेगा, कि पीपीएल क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको, या फिर ये हम कभी नहीं बता सकते। तो यहां पे मैं एक पॉइंट स्टार बना के लिखना चाहूंगा। देखो मैं लिख रहा हूं डी और एल, डी एंड एल फॉर्म, डी एंड एल, डी एंड एल इज 100%, बोलो क्या? एक्सपेरिमेंटल। विदाउट एक्सपेरिमेंट, ये भी लिख दे रहा हूं, विदाउट एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट टेल अबाउट, बोलो अबाउट क्या बताओ? डी एंड एल फॉर्म। अगर आपको थोड़ा सा पहले का कुछ याद आ रहा हो तो हम लोग यहाँ एक इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन भी डिफाइन करते हैं, डी एंड एल। दिस इज नॉट डी एंड एल, हाँ वो, बट ये डी और एल और ये डी और एल से अलग, एकदम डिफरेंट है। कार्बोहाइड्रेट से अमीनो एसिड्स पे कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है और ये रोटेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्या है? रोटेशन है। दैट इज टोटली डिफरेंट। तो रिलेट मत करने की कोशिश करना, अच्छा ये डी एल, वो नहीं है भाई, ये हम देख के बता सकते हैं, बट हम इसको कभी देख के, तो बेटा एक ही चीज माइंड में सेट कर लो बिल्कुल कि डेक्स्ट्रो और लीवो को हम कंपाउंड को देखकर कभी भी नहीं बता सकते। हम सिर्फ एक ही तरीका है बताने का, क्या? एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, फॉर्मूला यूज करके फिर हम बात कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट से हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो कुछ डेटा चाहिए होगा हमको तभी हम बता सकते हैं, ऐसे हम कंपाउंड को देखकर कभी भी नहीं बता सकते। जल्दी कंप्लीट करो उसको। हाँ बट एक्चुअली में क्या होगा, हम यहाँ पे एक फॉर्म पढ़ते हैं, जो रोटेशन है ना, हम वो एक्चुअली नहीं लेना चाह रहे थे अभी, उस रोटेशन को हम आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आर रोटेशन, जो भी एब्सोल्यूट रोटेशन है। तो ये जो आर होता है, ये क्या एक्सपेरिमेंट देखा गया कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इफ मोर कंसंट्रेशन, नहीं बेटा रेट नहीं है ये, इफ मोर कंसंट्रेशन मोर रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रोटेशन। मान लो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसा कुछ देखो, ये क्या करेगा, यहाँ पे लाइट जाएगी, कोलाइड करेगी, कोलाइड करेगी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, तो ज़्यादा डाइवर्ट होने के चांसेस हैं। सो ये रिजल्ट आया कि भाई अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रोटेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रोटेशन भी कम होगा। इसी पूरा फॉर्मेट पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बट विल नॉट डिस्कस, अभी डिस्कस नहीं करूँगा। बस इतना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट बताया आपको, बस बताया और आपने देख लिया। इसमें जो हमारे यूज का है बस वही चीज था कि हम डी और एल को कभी भी देख के नहीं बता सकते, दैट इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट से ही हम बता पाएंगे। हाँ बट अब आगे इसमें, अब चूंकि देखो क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करने तो नहीं बैठेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट करें फिर देखें कि रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो हमारे बस की बात नहीं है। हम लैब में जाएंगे तब बात करेंगे जब कॉलेज वगैरह। तो क्या है ना कि अब हमें कुछ दूसरा मेथड, कुछ दूसरा टर्मिनोलॉजी निकालनी, और रीजन भी वही है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे जो कंपाउंड है या तो रोटेशन दे रहा है या तो नहीं दे रहा है। अब रोटेशन अगर दे रहा है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर वही रीजन हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे और बता पाएंगे कि वो रोटेशन देगा या नहीं देगा।
तो किस तरह से रोटेशन, क्यों रोटेशन होता है बेसिकली, क्या रीजन है, क्या कॉज है इसके पीछे, तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें डिस्कस करनी होंगी, वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो एक पहले तो यहाँ पे एक टर्म आता है बेटा, देखो जरा सा, कुछ टर्म्स हैं छोटे छोटे, पहले हम वो बता दें आपको। पहले एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, इफ कार्बन इज प्रेजेंट, इफ कार्बन इज प्रेजेंट तो सेंटर को, उस सेंटर को हम रिप्लेस करके सीधे बोल सकते हैं कायरल कार्बन। बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ, इसमें भी चलते हो साथ में, चलो लिखते जाओ। कायरल सेंटर एंड इफ कार्बन इज प्रेजेंट क्या बोलेंगे बेटा, उसको कायरल कार्बन बोलेंगे। पहले इसी टर्म को डिफाइन कर ले, एक एक करके डिफाइन करते जाते हैं। तो आप जनरल जो बात करेंगे वो हम बेटा किसकी बात करेंगे बताओ, कायरल सेंटर ही बोलेंगे। कार्बन आ गया तो कायरल कार्बन होगा, अदरवाइज हम कायरल, तो हमारी आदत कायरल सेंटर बोलने की होनी चाहिए, कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। कायरल सेंटर की बात करें हम अगर, तो होता क्या बेसिकली, all the four valencies of atom must be, मैंने कार्बन नहीं लिखा, मे भी कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी। So all the four valencies of atom must be different। हमने कोई एक एटम ए ले लिया, मैंने इसमें इसकी चार वैलेंसीज को मैंने देखा और देखा यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पर एफ लिखा है। बताओ बेटा ये चारों वैलेंसीज क्या हैं, डिफरेंट है। सो दिस सेंटर इज कॉल्ड कायरल सेंटर। क्या मैंने बेटा यहाँ पे कार्बन की बात की, नहीं, कार्बन हो भी सकता है। तो एक चीज एकदम दिमाग में सेट कर लेना कि जरूरी नहीं कार्बन, हम कार्बन की बात करते हैं बट कार्बन जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कायरल सेंटर, जहां भी कायरल सेंटर होगा बेटा वहां पे हम ऐसे करके एस्टिक या फिर स्टार मार्क का साइन बना देंगे, ये हम ध्यान रखेंगे। जो भी कायरल सेंटर ऐसे लिखते हैं, मतलब मान के चलेंगे कि कौन सा सेंटर हो गया, कायरल सेंटर। एग्जांपल देखे जाए अगर, तो पहले तो कार्बन की बात कर ले, अगर कार्बन की, फिर उसके बाद अदर्स की बात करते हैं। तो कार्बन की बात करें अगर हम, तो ये समझिए कार्बन लिया बेटा, हमने कहा कि यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, बताओ कैसा सेंटर है ये, कायरल कार्बन। क्या नाम इसका, कायरल कार्बन, या जनरल क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। अब हमने कहा देखना कार्बन है, यहाँ पे मैंने कहा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने कहा H लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने कहा कि OH लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने बोला C2H5 लगा हुआ है। क्या बेटा ये कायरल कार्बन है, दिस इज ए कायरल कार्बन, बोलो। अच्छा ज्योमेट्रिकल जो बेटा हम लोग डिस्कस किए थे ना, आप ये मान के चलो कि ज्योमेट्रिकल करने से हमारा ऑप्टिकल का काम थोड़ा आसान हो गया है। बहुत सारी चीजें ज्योमेट्रिकल की यहाँ पे यूज होने वाली हैं, लाइक प्योरिटी रूल जो बताए थे आपको वहाँ पे, सब कुछ यहाँ पर सेम चीज। तो इसलिए ये पार्ट को जल्दी खत्म करने के नहीं पाएंगे। तो ये कायरल कार्बन हो गया। आप साइक्लिक फॉर्म में भी ले सकते हो, जरा देखना जरा सा बेटा यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल्स हम और भी ढेर सारे कराएंगे, बट हम पहले आपको छोटे छोटे मीनिंग्स जो है वो पहले समझा डालें, फिर एक साथ वो सारे एग्जांपल समझेंगे। हमने कहा कि यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, बेटा यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है। क्या इस कंपाउंड में हम नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स काउंट कर सकते हैं? चलो ध्यान देना। अच्छा बेटा आपको याद है ना कि हम यहाँ से चलेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे आगे बढ़ेंगे, अगर सेम मिल गया तो रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे, फिर सेम मिल गया तो और आगे बढ़ेंगे, और कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक कि हमें डिफरेंट ना मिल जाए, इस उम्मीद में आगे बढ़ेंगे। तो याद आ जाएगा पुराना वाला कॉन्सेप्ट। ओके चल, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो बेटा यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो लगा है, ध्यान देना। कार्बन की चारों वैलेंसी देखनी है, तो बताओ क्या ये CH3 अलग है, यस अलग है, क्या हाइड्रोजन अलग है, यस अलग है, दो तो अलग मिल गए। अब बाकी का दो वैलेंसी तो ये है, बेटा बताओ इस वाले में इधर फ्लोरीन है, इस वाले में नहीं है ना, मतलब ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट, डिफरेंस कैसा भी दिख जाए वो डिफरेंस है। तो बताओ ये अलग, ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग, मींस दिस कार्बन इज, बट व्हाट अबाउट दिस कार्बन, ये भी कायरल है, बताओ कैसे? अरे भाई इस कार्बन पर भी तो वैलेंसी 4 होता है ना, तो 1 2 3 चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? तो देखो हाइड्रोजन अलग, फ्लोरीन अलग, सुनना बेटा, और इधर लगा है CH2 और इधर ये पूरा बड़ा सा ग्रुप। तो बताओ क्या ये दोनों अलग हैं? बेटा साफ साफ दिख रहा है, देखते नजर आ रहा है क्या अलग है, हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, चारों वैलेंसी अलग, दिस इज ऑल्सो। तो इसका मतलब हाउ मेनी कायरल सेंटर्स? 2 कायरल सेंटर्स, 2 कायरल सेंटर्स साइक्लिक्स में। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये, मैं बेटा और भी ढेर सारे एग्जांपल लूंगा, बट अभी अलग अलग क्वालिटी वाइज एग्जांपल सब आपको दिखाता जाऊं, जहां से आपको हर चीज पहचान सके। जैसे मैंने किया सल्फर है और यहाँ पे ऑक्सीजन 18 लगा दिया, देखना यहाँ पर भी सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन 16 लगा दिया। बेटा इसका मतलब क्या हुआ पहले बताओ मुझे,
आइसोटोप्स। तो क्या दोनों सेम है? दोनों अलग हैं। एक 16 है और एक, जैसे हाइड्रोजन लगा दे और ड्यूटेरियम लगा दे तो है तो दोनों हाइड्रोजन ही ना, बट बोथ आर आइसोटोप्स ऑफ नेचर। ऐसे ऑक्सीजन भी होता है, ऐसा क्लोरीन भी होता है, ये दोनों। अब मैंने कहा कि इधर हमने लगा दिया OH और इधर मैंने लगा दिया CH3। सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलते जाओ? 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो 6 के 6 यूज हो गए। अच्छा बेटा, ग्रुप जब हम 4 डिफरेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं। बताओ, चाहे डबल बॉन्डेड हो चाहे ट्रिपल बॉन्डेड हो, है तो बेटा एक ही ना। एक ये ग्रुप, सुनना, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप। बताओ इस सल्फर से क्या चारों ग्रुप अलग हैं? तो ये कायरल सेंटर है क्या? यस है। तो कायरल सेंटर, बट ये कायरल कार्बन नहीं है। क्या है? कायरल सेंटर। इसलिए हम जनरल पहले ही बोल दिए कि हम जनरल किसकी बात करेंगे? कायरल सेंटर। मे बी कार्बन और मे नॉट बी। तो यहाँ पे स्टार मार्क लगाया जाए। अब बता ना, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं। हमने कहा बेटा समझ रहे हो बात, चारों वैलेंसी अलग होनी चाहिए, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो चाहे वो जैसा भी हो, 4 ग्रुप है, चारों अलग होने चाहिए। कोई भी एटम हो सकता है, जरूरी नहीं कार्बन हो। जैसे कि मैंने कहा कि फास्फोरस है बेटा, ये मैंने यहाँ पर H लगाया, मैंने यहाँ पर OH लगाया और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। इज इट अ कायरल सेंटर? अब याद करो, पहले ज्योमेट्रिकल में सब कहानी बता चुका हूं, तो अब टाइम नहीं लगना चाहिए। लोन पेयर को मैंने क्या बोला था कि लोन पेयर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर आपको याद होगा, मैंने लोन पेयर के बारे में एक चीज बोला था आपको। क्या बोला था? कि लोन पेयर ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप विथ लीस्ट प्रायोरिटी। सबसे गिरा हुआ, सबसे खत्म कहानी है इसकी, लीस्ट प्रायोरिटी। और एक चीज मैंने आपको और बताया था, विथ 0 एटॉमिक नंबर। बोला था कि नहीं बोला था? अरे भाई, कोई एटम तो है नहीं, कोई भी एटम होता है, कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है। लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई। तो हमने इसको ट्रीट किया था एक फंक्शनल ग्रुप की तरह, विथ खत्म प्रायोरिटी, विथ एकदम गिरी हुई प्रायोरिटी। और एटॉमिक नंबर भी क्या लिया था हमने इसका? 0 मान के। तो इसका मतलब फास्फोरस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होता है बेटा। कितना यूज हुआ? 1 2 3 और 2 बच गए, तो 2 को क्या बोल सकते हैं? लोन पेयर। बेटा ये भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है। अब बताओ, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, बताओ जरा सा। कायरल सेंटर। स्टार लगा दिया। कहानी बेटा सबको समझ में आ रही है? अब दूसरा एग्जांपल और बात करते हैं। मैं बेटा ढेर सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको, बट आप जैसे आप देख रहे हो हर चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले वो मैं दिखा दूं आपको, वो समझ लो, फिर एग्जांपल्स हम एक साथ लिख देंगे बोर्ड पे, उसको सॉल्व कर लेंगे। बट आप पहले बात, जैसे मैंने नाइट्रोजन लिया बेटा, यहाँ पे क्या लिया मैंने? नाइट्रोजन। अब हमने कहा कि यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये हाइड्रोजन लगा है, और बेटा यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पे मैंने एक रिंग लगा दिया और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। बताओ क्या कायरल सेंटर है इसके पास? बिल्कुल है। कैसे? चारों एकदम अलग। आ रही बात समझ में? बोलो बेटा। फास्फोरस लिया मैंने, क्या लिया मैंने? फास्फोरस। डबल बॉन्ड हो, फास्फोरस बता चुका हूं शायद। अब इसको ऐसे भी ले सकते थे, फास्फोरस डबल बॉन्ड हो लगा लिया, एक H लगा लिया, एक CH3 लगा लिया और एक C2H5 लगा लिया। बताओ बेटा जरा सा, 5 होते हैं इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 5 यूज हो गए। देखो 1 2 3 4 5, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें लोन पेयर, इसमें लोन पेयर नहीं है। लेकिन चारों ग्रुप कैसे है बेटा? इसका मतलब ये क्या हो गया? एक कायरल सेंटर। जरा बता ना मुझे। मैंने ये लिया एग्जांपल, मैंने कहा कि ये CH3 है और ये ऑक्सीजन है, तो बेटा ये C2H5 है। क्या ये कायरल सेंटर है? मैं आपको सिर्फ एक ही बात यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि हेटेरो एटम भी कायरल सेंटर हो सकते हैं। इसके पास 2 लोन पेयर हैं, दिखा रहा हूं मैं। तो इसको एक ऐसे बना लो, इसको एक को ऐसे बना लो। क्या इसके पास कायरल सेंटर है? क्योंकि 2 ग्रुप है तो 4 ग्रुप। भाई ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, 4 फंक्शनल ग्रुप तो हैं, बट उसमें से 2, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर। लेकिन सुनना जरा सा, सुनना, इसी में मैं इसी में क्या करने जा रहा हूं बेटा, मैंने इसमें H+ को अटैच करा दिया। अरे ज्योमेट्रिकल याद करो भाई, बहुत सारे काम किए थे। मैंने आपको कहा था कीटोन्स जो होते हैं जनरली, वो कीटोन या एल्डिहाइड जनरली वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, बट जब उसमें H+ को अटैक करा दो तो शो कर सकते हैं।
तो आपको पता, चलो बताओ याद है कि नहीं देखते? एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज क्या बनाता है बेटा? एक लोन पेयर, और ये बात मैं कम से कम 1 लाख बार बोल चुका हूं, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाते हैं, और जहां पर लोन पेयर वहां प्लस चार्ज आ जाता है। तो जरा बनाए, देखो जरा सा, CH3O, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, C2H5, और नीचे एक लोन पेयर है उसको लहरें देते हैं। अब जरा बताओ ये बेटा, ये लोन पेयर ये प्लस चार्ज क्या बनाएगा? एक बन गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर, अब बताओ क्या इसके पास कायरल सेंटर है? यस ऑफ कोर्स, 100% है। कैसे? ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सो दिस इज हैविंग कायरल सेंटर। क्या कायरल सेंटर समझ गए हो? अब एग्जांपल्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, बट मैं अभी नहीं लूंगा वो सारे एग्जांपल्स, मैं एक साथ दिखाने वाला हूं। बट ये क्लियरिटी आ गया व्हाट इज कायरल सेंटर एंड हाउ विल कम। जल्दी करो, आई थिंक आप साथ साथ नोट करें तो वही हटा देता हूं। देखो पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया बेटा, क्या कंप्लीट किया? कायरल सेंटर। हाँ, एग्जांपल्स मैंने ज्यादा नहीं लिए, बट हाँ ये जरूर, इतना जरूर ले लिया कि आपको दिक्कत ना आने वाली है। अब फिर बड़ी बड़ी रिंग्स होती हैं, उनमें हम कायरल सेंटर, तो वो सारे एग्जांपल्स हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक साथ डालेंगे। टर्मिनोलॉजी पहले समझते चले जाते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं, कायरल सेंटर हो गया, या कायरल सेंटर अगर कार्बन है तो बेटा क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। दूसरा जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्या? देखो जरा सा, हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, उसको शॉर्ट फॉर्म बेटा NSI बोलेंगे। व्हाट इज NSI? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, आई मीन इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर क्या होता है वो समझते हैं? बता दो कैसे, वो भी समझाते हैं आपको। ये लिए हुए मिरर इमेज बनाया इसका बेटा, इसका मिरर इमेज ये बनेगा, तो मिरर इमेज बना लो, और उसका पता है क्या करो? कंपाउंड को पकड़ के उठा लो ऐसे, पता है उठा, ऐसे घुमा के नहीं डालना है, सुनना, उठा, इसको पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, देखो पकड़ा, उठाया, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, उठा के यहाँ इसके ऊपर रखा, कर गया एकदम मैच, कर गया मैच कर गया तो सुपर इम्पोजेबल, तो यहाँ पे मैच कर गया तो हो गया SI। क्या हो गया बताओ? व्हाट इज SI? सुपर इम्पोजेबल। अब ये सब क्यों डिस्कस हो रहा है बेटा? पता है एक ही रीजन है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सोल्यूशन बनाया था, किसका बनाया था? एक कंपाउंड का बनाया था। वही कंपाउंड्स जो है उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो कंपाउंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो करेंगे, वो सब मैं लास्ट में समराइज करूंगा, तभी रोटेशन हो सकता है, अदरवाइज रोटेशन नहीं होगा। तो वो चीज़ हम ऐसे डायरेक्ट देख लेते हैं। सो सुपर इम्पॉसिबल है। अच्छा बेटा इसका एक बेस्ट एग्जांपल तो ये हैंड का हो सकता है। देखो बताओ इसका मिरर इमेज ये होगा क्या? होगा ना, ये वाला है ना। अब मैं सोचना कि यहाँ पर 2 रिंग है और यहाँ पे नहीं है, कैसे, ये तो मैजिक हो गया। तो मान के चलो ये नहीं है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये दिख रहा होगा, सब मत देखना। तो देखो ये इसका मिरर इमेज बेटा ये बना। अब हम इसको कैसे उठाएंगे? ऐसे लिया सामने पहुंच के, क्या हुआ? ये देखो दिख रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहा है। हम अच्छा समझ रहे हो क्या इंपोज हुआ? सो दिस मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्योंकि आपको पता है मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो मैं बेटा ये हैंड यहाँ बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग जाएगा। तो बात समझ रहे हो ना कि कैसा होगा? इसको लिया मैंने ऐसे, तो बेटा यहाँ से काम चला लो, है ना। और अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ से काम चला लेना, बस हैंड वाला बताना बनाने के लिए। तो बेटा थोड़ा पानी, मैंने कहा बेटा ये P है, क्या ये P, इसका मिरर इमेज बनाया, तो क्या ये बनेगा? जरा बताना, उठा के डालो। वाह, इट मींस दिस इज NSI, दिस इज NSI। क्लियर? बोलो ज्यादा कैंपस नहीं, मैंने बेंजीन रिंग लिया। अब आ जाते हैं एक्चुअल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। क्या इसका ये बनेगा? बताओ बेटा, इसको उठा के यहाँ डाले तो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोजिबल। अच्छा मैंने बेंजीन लिया। अच्छा बेटा ये बताना जरा मुझे। अच्छा अब यहीं से एक समरी निकालेंगे, एक चीज को समराइज करेंगे। एक कंपाउंड हमारे पास है, अ कंपाउंड हैविंग, एक रिजल्ट भी आएगा इसका एग्जांपल लेते हैं। ए कंपाउंड हैविंग ओनली वन chiral center, ओनली वन chiral center। एक कंपाउंड हमारे पास, इसके पास केवल और केवल बेटा
केवल और केवल एक ही कैरल सेंटर है, एक ही। बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसके पास केवल एक ही कैरल सेंटर। अच्छा, एक ही कैरल सेंटर है, पूछो तो बताना मुझे एक चीज, ठीक है? क्योंकि एक बड़ा अच्छा रिजल्ट सीधे सीधे है यहाँ से। मैंने एक कार्बन लिया, ये लिया, हमने कहा कि यहाँ पर OH है, बेटा यहाँ पर H है, और ये है CH3, और ये है कुछ NH2। तो क्या इसके पास एक कैरल सेंटर है? एक है, एक से ज्यादा है? बताओ। एक ही है, कैरल कार्बन है ये वाला। इसका मैंने बनाया क्या? मिरर इमेज। क्या ये बना? यहाँ पर H, बेटा ये ऐसे बन जाएगा क्या? देखो जरा, OH NH2, और ये क्या बन जाएगा बताओ? ये मत समझना कि इमेज थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है, मतलब इमेज है ना। उठाओ इसको, पकड़ो, पकड़ा मैंने, बेटा ऐसे उठाए और यहाँ रखा तो यहाँ OH आ जाएगा। अगर इसको उठा के ऐसे रखे यहाँ पर तो यहाँ OH और इधर क्या आ जाएगा? CH3। क्या इंपोज किया? नहीं। क्या हो गया? दिस इज NSI, नॉन सुपर। अब क्या मैं एक फाइनल रिजल्ट बोलूं कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर केवल एक कैरल सेंटर है, that will be always active, NSI, that will be always NSI। अगर NSI है तो हालांकि वो वर्ड मैंने बोला नहीं, बट बोल दे रहा हूं, वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, हमेशा। मैं लिखाऊंगा भी, लेकिन मैंने सिर्फ किसके लिए, आप ये रूल हर जगह मत लगाने लगना, सिर्फ किसके लिए? ओनली वन कैरल सेंटर। एक से ज्यादा 10 हो सकते, 20, कितने भी हो सकते कैरल सेंटर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ तो अगर कंपाउंड के अंदर एक ही कैरल सेंटर है तो 100% श्योर है कि उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और वो 100% क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इसमें किसी भी तरह का सिमेट्री भी नहीं आएगा, जिसके बाद हम आगे करने जा रहे हैं। अब इसके हम बहुत सारे एग्जांपल में लेके अब आगे की बात करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया NSI और SI क्या होता है? SI और NSI क्या होता है, ये क्लियर हो गया। आगे देखो, तो हमने पहला पार्ट क्या कंप्लीट किया बेटा, बताओ। कैरल सेंटर क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल या फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल। गुड, बना दी, बहुत अच्छा है, ड्राइंग तो आपका अच्छा है, वाह वेरी गुड, ओके नो प्रॉब्लम। चलो अब आगे देखा जाए, ध्यान दो बेटा जरा सा। दो टर्म तो एकदम क्लियर हो गए, तीसरे पे आते हैं। डिफाइन नहीं करते, बस हम उसका मतलब बताते हैं पहले आपको, फिर आगे बात करते हैं। एक को हम बोलते हैं कैरल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कैरल कंपाउंड। और एक हम टर्म है जिसको हम बोलते हैं अकायरल कंपाउंड। अकायरल कंपाउंड, ध्यान रखो बेटा, कहीं पर अगर लिखा है कैरल कंपाउंड, कहीं पर भी अगर लिखा है, देखो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन कैरल सेंटर एंड कैरल कंपाउंड। गड़बड़ मत करना, दोनों एकदम डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। कैरल सेंटर का मतलब क्या होता है कि चारों वैलेंसी अलग। कैरल कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड इज ऑप्टिकली, कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल, बोलो बेटा, आइसोमेरिज्म। क्या डिफरेंस आया, समझ में आया? हाँ, अब ये बस इतना ही बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है जस्ट। तो बताओ अच्छा, अकायरल कहीं पे लिखा है तो, अकायरल कहीं पे लिखा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सो कंपाउंड इज ऑप्टिकली, लिख दिया जाए यहाँ पे, ऑप्टिकली, बोलो बेटा, इनएक्टिव, and compound will not show optical isomerism। अगर मीनिंग ही नहीं पता तो कहानी वहीं गड़बड़ हो जाएगी। सो कैरल कंपाउंड मींस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अकायरल कंपाउंड का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और आता है सिमेट्रिक and asymmetric compound। सिमेट्रिक एंड asymmetric कंपाउंड। अगर सिमेट्रिक है, सुन लो,
कंपाउंड अगर क्या है, जैसे बोलते हैं सिमेट्री कंपाउंड, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ मतलब बता रहा हूँ। हाँ मतलब उसको हम बेटा एक्चुअली बात तो करते हैं सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर, हम यूज़ कहीं नहीं करेंगे, यूज़ हम कुछ और ही करने वाले हैं, बट पता तो होना चाहिए मान लो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो बात तो हम कुछ और ही करेंगे, बट हम चूंकि टर्म्स हैं आपके सामने आएंगे तो सिमेट्रिकल मतलब पता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली बोलो बेटा इनएक्टिव, और असिमेट्रिक का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो मतलब बता दो कुछ, हमने टर्म्स 4 टर्म्स डिफाइन किए। पहला क्या था, मेरा बोर्ड में नहीं, मेरी तरफ देख के थोड़ा सा कैरल सेंटर, ऑल द 4 वैलेंसीज मस्ट बी डिफरेंट एटम्स, कोई भी हो सकते हैं। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया बताओ, एसआई और एनएसआई। तो सुपर इंपोजिबल नॉन सुपर इंपोजिबल हमको क्लियर है क्या होना चाहिए, तो पता है हमको, मेरे इमेज की बात कर लिए। तीसरा हमने किसकी बात की बताओ, कायरल एंड अकायरल। कायरल मींस ऑप्टिकली एक्टिव, अकायरल मींस इनएक्टिव। सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, सिमेट्रिक मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव, असिमेट्रिक मींस ऑप्टिकली एक्टिव। क्या है ना कि हमें कुछ कुछ जगह पे इनका मतलब ही नहीं पता होता है, तो हम आगे क्या बात करें, पहले तो मीनिंग तो पता चल जाए कि वैसे आप कैसे चेक करते हो, बात की है, बट मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, तो भी मीनिंग पता चल गया। अब हम डिटेल में पता है यही डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पता है कायरल और अकायरल, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, पूरे ऑप्टिकल में इसी की बात होने वाली है, क्योंकि हम यही तो बात करेंगे कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका नाम क्या हो सकता है, कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं उसके, वही सारी बात है। और अगर करेगा तो कितने शो कर सकता है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स, यही सारी कहानी यहाँ पे होनी है। हटाए इसको, नोट कर लो। अच्छा बेटा स्टार्ट करें आप आगे, देखो जरा सा, अब देखो बेटा, अब स्टार्टिंग अब मान के चलो अब यहाँ से हो रही है, अभी मान के चलो कहानी शुरू यहाँ से हो रही है। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री को हम लोग, चलो ठीक, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कितनी तरह की होती है देखो जरा सा। पहला जो है बोलते हैं उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री, नाम बता सकते हो बेटा कौन कौन से, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको पीओएस बोलते हैं। चलो दूसरा बताओ, एक्सओपी। एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस। चलो बेटा थर्ड वाला बोलो। अच्छा कितनी होती है टोटल ये बताओ, 3 ना, 3 होती हैं टोटल, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस। एक होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AAOS. What is this? Alternate axis of symmetry, and finally last one is axis of symmetry. Axis of symmetry, जिसको बोलते हैं AOS. मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो चौथा फॉर्म है इस सिमेट्री का कोई लेने देना नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, इस सिमेट्री का कोई भी लेने देना नहीं है। हाँ इस सिमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है, पता है कहां पे, सॉलिड स्टेट में। 3 फोल्ड 4 फोल्ड पूछा जाता है कितनी टाइप का सिमेट्री है, 360/n होता है ना एक, वो सॉलिड स्टेट में। तो ये जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसका कोई भी जरूरत नहीं, एओएस का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कोई भी बोलो लेना देना नहीं है, किससे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोई भी लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं है किसके साथ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर भी बेटा मैंने आपको 4 तरह का सिमेट्री बताया, हमारे लिए कितनी तरह की सिमेट्री की जरूरत है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, सिर्फ 3। फिर से लिखूंगा, पहला कौन सा, पीओएस, दूसरा कौन सा, सीओएस, तीसरा कौन सा, एए, और क्या आपको और बता देता हूं बेटा। अब यहां पे रुको, थोड़ा समझो बात को, क्योंकि पता है यही बस, यही तो मैंने कहा था यहां से शुरुआत है, यही पे समझना। ये जो एओएस है ना, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मार्केट में यानी बुक्स में
हार्डली 2 या 3 एग्जांपल्स है, कोई भी दुनिया किसी बुक उठा लो, ज्यादा एग्जांपल मिले ही नहीं इसकी, बहुत ही कम एग्जांपल्स है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इफ इन एनी कंपाउंड, पहले ही समझ लेना, एंड यहां पे स्टार लगा लेना 7, कितने स्टार, समझना बात को। थोड़ा सा इसको समझने में भी दिक्कत होती है, हालांकि मैं बताऊंगा प्रॉपर। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, इसका अगर यूज कर लेंगे ना तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। क्या देखना, इफ इन एनी कंपाउंड देयर इज नो pOS, if in any compound there is no pOS and अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर pOS भी नहीं है, और सुनना जरा ध्यान से, pOS भी नहीं है और, अच्छा हम pOS COS अच्छे से समझ लेंगे, तो अगर ये दोनों समझ गए तो देखो तीसरा क्या होने वाला है। If in any compound there is no pOS and COS, then it is 100% sure, 100% sure, कितने परसेंट, पूरा हम एकदम 100% की बात कर रहे हैं। It is 100% sure that there will be no, बोलो, there will be no AA। तो क्या आप एक चीज बताओ मुझे, क्या हमें AOS चेक करने की जरूरत है, क्या चेक करने की जरूरत है, COS है। फिर भी हम इस सारे एग्जांपल्स को देखेंगे, बट ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर कंपाउंड के अंदर हमने POS चेक कर लिया नहीं है, COS चेक कर लिया नहीं है, तो श्योर है कि AOS भी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने बताया आपको, यहां तक हम जाते ही नहीं, बातें नहीं करते, बस एग्जांपल से हम दिखा देंगे आपको, वो जरूर देख लेना। बट अगर POS COS नहीं है तो AOS भी नहीं होगा। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं डिस्कस, बट ये रिजल्ट आप पहले से समझ लो। तो अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, बताओ बेटा, तो क्या हमें जरूरत पड़ेगी AOS चेक करने की? हमारे लिए पता बहुत आसान है ये चेक करना। कुछ गया क्या, मैजिक, मतलब टूटा नहीं है, कुछ उधर रखा हुआ था। चलिए चलो 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 सुनो बेटा, हमें AOS चेक करने की जरूरत नहीं है, हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ POS एंड COS। अगर ये दोनों नहीं है तो AOS कंफर्म है कि नहीं है। सुनना जरा, मैं क्या रूल बताने जा रहा हूँ, जो रूल है वो ये है, इफ इन अ कंपाउंड, मैं इसका नाम ही नहीं लूंगा इसका, इफ इन अ कंपाउंड there is no POS and, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर POS और COS नहीं है, अच्छा क्या मैं ये लिखूं? ऑब्वियसली ये फिक्स हो गया कि अगर ये दोनों नहीं है तो वो भी नहीं होगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इफ इन ए कंपाउंड देयर इज नो POS एंड COS, देन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। कोई NSI कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज चेक करो, क्या, POS एंड, अगर ये दोनों नहीं है 100% श्योर है कि कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, खत्म। और ऐसे ही कंपाउंड को हम नाम देते हैं, पता है क्या, ऐसे कंपाउंड को हम बोल देते हैं कायरल कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, कायरल कंपाउंड। या ऐसे ही कंपाउंड को यस एसिमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। बेटा ये चीज आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल एकदम सही तरीके से। क्या बताओ मैंने क्या बताया, बताओ जरा सा, क्या बोला मैंने, क्या अगर कंपाउंड के अंदर क्या क्या नहीं है बताओ बेटा, POS नहीं है और COS नहीं है, तो कंफर्म है क्या नहीं होगा, और यानी कि अगर कंपाउंड के अंदर ये 3 तरह का सिमेट्री नहीं है तो 100% श्योर है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली। अब बताओ ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए क्या हम एक्सपेरिमेंट करें अब ना, क्या हम रोटेट करके देखें कुछ ना, सिर्फ क्या चेक करें, POS एंड COS, खत्म कर, केवल 2 चीजें चेक कर लो,
और अगर वो आपको नहीं मिलता है तो कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, और कोई भी मिल जाता है, एक मिल जाए या दोनों मिल जाए तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। उस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, उसको भी लिख देता हूं। बेटा समझ में आ रहा है ना? If in a compound, ये भी देख लो, if in a compound, बताओ बेटा, POS या फिर क्या बताओ, और क्या इज प्रेजेंट, तो क्या होना चाहिए कंपाउंड, देन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई सा भी एक, तीनों हो या कोई सा भी एक हो, ब्रैकेट में एनी वन ऑफ देम भी हो सकता है, एनी वन ऑफ देम भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है और बताओ, बोलो, या फिर टू ऑफ देम। कहने का मतलब सिमेट्री नाम अगर आ गया, यही कह सकते हैं ना, अगर सिमेट्री नाम आ गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, चाहे दोनों आ जाए, चाहे एक आ जाए, चाहे तीनों आ जाए, कोई भी एक आ जाए या कोई भी दो आ जाए, मतलब सिमेट्री अगर आ गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लिख दिया हूं, एनी ऑफ देम, ऑल ऑफ देम या टू ऑफ देम, कोई सा भी ऑप्टिकल। अच्छा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर हो गया कंपाउंड, सुनना जरा, तो आप उसको क्या नाम देंगे, ये भी देख लो। यस, क्या बोलेंगे उसको, अकायरल, अकायरल, या फिर क्या बोलेंगे उसको, अब सिमेट्रिक, तो सिमेट्री आ गया तो सिमेट्रिक ही बोलेंगे, सिमेट्रिक। हालांकि ये सब चीजें पता है कब बताई जाती है, जब हम आपको पीयूष बता देते, सीयूष बता देते, एयूष बता देते, तब हम बोलते हैं, बट हम नहीं, पहले आपको बोलना चाहते हैं कि ये सब है, सब पहले सबने समझ लिया है, अब बस कंपाउंड देखेंगे, पीयूष सीयूष चेक करना सीख लेंगे, तो बताते जाएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया। करेंगे तो आप कुछ एग्जांपल्स देख लिए। हालांकि देखो, मैं एक चीज बता दूं बेटा कि मैं एक प्रॉपर एक जो पीओएस और सीओएस है ना, इनके हम बहुत सारे एग्जांपल एक साथ करेंगे, बट अभी हम कुछ एग्जांपल्स ही बताएंगे आपको। देन प्रैक्टिस के लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम बोर्ड एक बार भर दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, बट अभी आगे समझने के लिए हम कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके आगे बढ़ेंगे, और पीओएस, सीओएस, एओएस और एएस भी बताएंगे हम, एओएस सॉरी, एओएस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के भी एग्जांपल्स बताएंगे, यहीं पे बताएंगे आपको, तो सारे बताएंगे, उसके लिए हम अलग पर्टिकुलर एक टाइम पे बता देंगे, बट अभी आगे बात करते हैं। देखो जरा, पहले हम बात करने जा रहे हैं पीओएस की, कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स ही बताने जा रहा हूं आपको, जैसे मैंने बताया, इसलिए हम प्रॉपर आपको बेटा हम किसी कंपाउंड को कट करेंगे थ्रू अ प्लेन, कट कंपाउंड, बताओ क्या बताओ बेटा, थ्रू अ पर्टिकुलर प्लेन, कोई सा भी प्लेन हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेन, प्लेन के थ्रू हम उसको कट करेंगे। कट करने के बाद अगर हमें, सुनना, टू इक्वल हाफ उस कंपाउंड का क्या मिल जाए, टू इक्वल हाफ मिरर इमेज मिल जाए, केवल टू इक्वल हाफ नहीं, बहुत लोग यहां पे गड़बड़ करते हैं कि दो बराबर मिल गए मतलब पीओएस, नहीं, टू इक्वल हाफ क्या बताओ बेटा, मिरर इमेज। तो हम बोलेंगे कि कंपाउंड के अंदर क्या है बताओ, पीओएस, प्लेन कोई सा भी हो सकता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जरा देखना, छोटा सा एग्जांपल लेके, अब पहले तो मैं आपको ये मतलब समझा देता हूं कि ये जो मैंने यहां पर ये बोला है, इसका मतलब इक्वल हाफ तो हमको दिखेंगे, बट मिरर इमेज भी होना चाहिए। लाइक जरा देखना, पहले मैं आपसे एक छोटा सा मतलब फिजिक्स से रिलेटेड एक चीज पूछने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, एक चीज बताओ मुझे, मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर लगा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर x है, तो इसका इमेज इधर बनेगा, उसका इस मिरर से डिस्टेंस कितना है, क्या x होगा, पक्का,
प्लेन, हाँ हम भैया प्लेन मिरर की ही बात कर रहे हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स वो सब मैं ही बात कर रहे हैं। हाँ प्लेन मिरर की बात करें हम, केमिस्ट्री में तो नॉर्मल मिरर की बात, नहीं वो सब नहीं, वो वैसे थोड़ी है, मतलब प्लेन हम देखो वैसे भी बात करें क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री की, एक पर्टिकुलर प्लेन की बात करें, वो ऐसा नहीं कॉन्वेक्स उसकी बात नहीं कर रहे। बोलो तो हम, अच्छा फिर चलो लिख दें कौन सा मिरर, प्लेन। चूंकि बेटा आप आईआईटी के स्टूडेंट हो तो हम लोग फिजिक्स का भी थोड़ा सा, मतलब आपका तो हर चीज बहुत अच्छा रहता है। ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज बना इधर, तो क्या बेटा इमेज एग्जैक्टली सामने बनेगा इसके, और उसका भी डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, बोलो जरा सा। सोचो कि फिजिक्स को हम थोड़ा सा लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, समझ लेना 99% लोगों को पीयूएस पता हो, सब बोलते हैं हाँ पीयूएस, अच्छा पीयूएस, गड़बड़ नहीं करते, पीयूएस निकाल लेंगे, बता रहा हूँ क्यों मैं बता रहा हूँ इस चीज को, जरा देखो। तो ये प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है और उसका क्या है, ये इमेज है, इतना ही फिजिक्स बेटा है, बस हो गया। अब हमने कहा कि ये ए है और बेटा हमने यहाँ पे मिरर, इसको ऐसे काटा और यहाँ मिरर लगा दिया, व्हाट इज पीयूएस। फिर ना को आप कोई नोट नहीं करेगा जब तक मैं आप कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, तो कोई नोट नहीं करेगा बिल्कुल नहीं। बेटा देखो यहाँ पे, तो हमने ये मिरर लगा दिया बेटा। अब बताओ क्या जब मैं इसको काट करूं तो क्या दो बराबर पार्ट मिल रहे हैं, यस मिल रहे हैं। और सा सुनो, क्या इसका मिरर इमेज ये है, क्या जितने डिस्टेंस पे इधर है उतने डिस्टेंस पे इधर है, तो देखना जरा सा, क्या इसका मिरर इमेज ये है, इक्वल डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस, क्या इसका मिरर इमेज ये है। तो अगर मिरर इमेज आ रहा है और दो इक्वल हाफ आ रहे हैं, देन हम बोलेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर क्या है, पीओएस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ये एग्जांपल दिखाऊं तो आपको पीओएस का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा। हमने एन ले लिया, बड़ा सा लेते हैं, जरा देखना कितना बड़ा, तो बड़ा ले लिया तो लाइन भी सही से खींचनी होगा मुझे, चलो ठीक है, ये एन ले लिया मैंने। यहां से आपको सच में क्लियरली समझ में आ जाएगा पीओएस होता क्या है। मैंने क्या किया, अच्छा आप बताओ बेटा, कहीं से भी कट करें तो दो इक्वल पार्ट तो हम ला सकते हैं, इक्वल पार्ट, मैं मिरर इमेज की बात नहीं कर रहा हूं, दो इक्वल पार्ट ला सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसको यहां से काट दूं ना, ऐसे यहां पे मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया, पहले मुझे बताओ क्या इक्वल हाफ मिल रहा है, सिर्फ मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, क्या इक्वल हाफ मिल रहा है, यस ऑफ कोर्स मिल रहा है। इक्वल हाफ की बात कर रहा हूं, मिरर इमेज की बात नहीं। तो कुछ लोग इक्वल हाफ पे ही पीओएस बोल देते हैं। अच्छा काटा दो बराबर भाग, पीओएस। यहां पे देखो दो इक्वल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाफ। देखो ना जितना ये जितना पार्ट जैसा ये है वैसे इधर है, बट लेकिन वो, अब सुनो जरा सा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इस पॉइंट की बात अगर हम करें, सुनना, अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का सपोज x है, तो बताओ इसका मिरर इमेज कहां होना चाहिए था, कहां होना चाहिए था, बोलो ना, x डिस्टेंस पे इधर होना चाहिए था। तो जरा बताओ यहां पे होना चाहिए था कितने डिस्टेंस पे, क्या है, नहीं है, क्या है, नहीं है, क्या नहीं है। अगर हम बात करें इसके मिरर इमेज की, तो बेटा बताओ इसका मिरर इमेज इस मिरर के जस्ट इधर होना चाहिए, यहां पर कहीं, क्या है, नहीं है। इसके मिरर इमेज की बात करें तो इसका मिरर इमेज यहां होना चाहिए था, क्या है, अरे तो कोना है भाई, और इधर ये क्या मिरर इमेज है इसका, नहीं है। कुछ कहा जाएगा जैसे अगर इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, ये दोनों एक दूसरे के क्या है क्या है बताओ, मिरर इमेज। तो बेटा सुनो, हम पॉइंट वाइज चेक करते हैं, एक भी पॉइंट का अगर मिरर इमेज नहीं आया मतलब वो उसके अंदर पीओएस नहीं है। क्या बेटा, आगे से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, अगर एक भी, एक मतलब कहने का मतलब अगर आप पीओएस की बात करो तो जितने पॉइंट्स हैं उसके अंदर सभी का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, सभी का मिरर इमेज होना चाहिए। क्या इसका मिरर इमेज है, बोलो, नहीं है। क्या इसका मिरर इमेज है, देखो बेटा इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, देखो इसका है क्या, नहीं है। कंपाउंड के अंदर अगर हर जगह मिरर इमेज आ रहा है तभी पीओएस होगा, अदरवाइज पीओएस। अब यहाँ देख लो, कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट ले लो, बताओ इसका मिरर इमेज यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं से भी उठा के देख लो, आपके इक्वल डिस्टेंस पे वही सेम चीज मिल जानी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पीओएस। ये होता है पीओएस। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अब बेंजीन की बात करें, हाथ उठा दो बेटा, कितनों को पीओएस एग्जैक्टली समझ में आ गया कि पीओएस बेसिकली होता क्या है। ये कंफ्यूजन की बात है बेटा, होता है यहाँ पर। देखो जो मैंने पॉइंट बताया, इस पॉइंट पे ध्यान देना,
क्योंकि हमको पीओएस ही लगा देना है हर जगह पे। पीओएस बहुत आसान है लगाना, पीओएस में कुछ नहीं है, पीओएस ही मैंने आप पे जैसे मैंने कहा। अच्छा आप जरा देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने बेंजीन लिया बेटा, ये लिया, क्या इसके अंदर पीओएस है? और एक जगह से नहीं, बहुत जगह से है। देखा जाए हर जगह से बोल सकते हैं। यहां से काटें, बताना पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कहीं भी देख लो, सब कार है। मैं हम सजेस्ट करूंगा बेटा कि जब भी आप पीओएस देखो तो एक बार हल्का सा मिरर इमेज के बारे में जरूर सोच लेना। यहां से काटो इसको, सेंटर से ही है बेटा, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। आ रहा है इक्वल हाफ, क्या मिरर इमेज भी आ रहा है? ये सबको सारा देखो, इसका मिरर यहाँ आ रहा है कि नहीं? सब जगह, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है। क्या इसको अगर हम ऐसे काटे तो आएगा बेटा? बताओ, ये पॉइंट एक ही जगह पे आएंगे सारे। हाँ बताओ ना, क्या ऐसे आएगा? नहीं आएगा? अरे कैसे नहीं आएगा? देखो ना, अगर ये है तो इसका ये है कि नहीं है? कौन सा बेटा? जो आपने उस पॉइंट का मार्क किया है, ऐसे ऐसे काटने पे ऐसे, हाँ ऐसे करो तो उसका तो वो होगा ना जो कोने, इसका जो होगा वो कोने वाला होगा। इसका मिरर इमेज यहाँ नहीं आएगा बेटा, मिरर ये लगा हुआ है। सर आपने रेगुलर है वो, कम ज्यादा बॉन्ड नहीं है बेटा, एकदम बराबर बराबर बॉन्ड। अरे बेंजीन में बेटा सभी का बॉन्ड लेंथ सेम होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, याद करो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। हाँ एकदम फिक्स होता है, बराबर होता है सभी का, सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होते हैं। ये सारे, तो ये छोटा बड़ा मत देखो, रेगुलर है ये। अब बताओ ना, अगर ऐसे काटा फिर बताओ इसके सामने वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल डिस्टेंस पे ठीक। अच्छा चलो बात करें, कहीं क्या ऐसे भी आ सकता बेटा? कैसे? लेकिन अब मैं अगर आपको ऐसे एग्जांपल्स देने लगूं, देखो जरा कैसे। मैंने कहा ये पीओएस को हम यहीं पर रोक के आगे बात करेंगे, बट हम आपको जितना बता दें कि इससे हमारा काम चल जाए, क्योंकि हम इसके एग्जांपल्स एक साथ बहुत सारे डिस्कस करेंगे। चलो बताना जरा मुझे। मैंने ये डार्क लाइन लिया, यहां भी मैंने डार्क लाइन लिया, ये सुनना बेटा जरा ध्यान से, यहां पे डार्क, यहां पे डार्क, यहां पे ब्रोकन, यहां पे ब्रोकन। क्या इस कंपाउंड के अंदर पीओएस है? इसी टाइप के हम बहुत सारे एग्जांपल भी लेने जा रहे हैं, पर एक्चुअली में आपको ऐसे ही कंपाउंड की नीड है ऑप्टिकल में। क्या इसके अंदर पीओएस है बेटा? अच्छा बताओ, ब्रोकन का मतलब दो ग्रुप नीचे की तरफ है, डार्क का मतलब कहाँ है? ऊपर की तरफ है। कहां से काटा जाए? पहला कट बताओ, क्या ऐसे कट करें? मैं आपको एक चीज बोल देता हूं और डिटेल में बात करेंगे, सुनो बेटा ध्यान देना। यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप लगा होगा ना, ध्यान देना, काम की बात है। कोई फंक्शन ग्रुप लगा, उसको एक स्फीयर मान लेना। क्या मान लेना उसको? और जब स्फीयर को काटते हैं तो 100% उसका इधर मिरर इमेज आता है। कोई भी एटम या ग्रुप लगा हो, जैसे यहाँ पे मान लो, अब देखो मैंने कुछ नहीं तो CH3 है ना, कुछ नहीं है यहाँ पर तो क्या है बताओ? कुछ नहीं होने से कार्बन लेते हैं ना, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, हर जगह क्या है? CH3 है यहाँ पे। तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या ले लेंगे? एक स्फीयर। अब बताओ, यहाँ पे एक स्फीयर लगा, यहाँ पे एक स्फीयर लगा, काटो ऐसे बेटा, स्फीयर के इक्वल पार्ट आ जाएंगे। और जरा इधर देखो, जो इधर है वही एग्जैक्टली इधर है, सेम डिस्टेंस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है इसके अंदर? अच्छा अब जरा नेक्स्ट पूछने जा रहा हूँ, अगर हम इसको बेटा ऐसे कट करें तो क्या यहाँ पर पीओएस है कि नहीं? बताओ। यस है। अब मैं इसको ऐसे कट करने जा रहा हूँ, क्या है? पता है क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इसका ऊपर है और एक नीचे, एग्जैक्टली बराबर आना चाहिए था। यहाँ पर पीओएस, ओ फिर हाँ ऐसे काटने पे भी नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे काटे बेटा बताओ जरा, क्या पीओएस है? नहीं। क्यों नहीं है बताओ? इसमें ये दो ग्रुप नीचे की तरफ, इसमें दो ग्रुप ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली मिरर। देखो फिर से बात वही है बेटा कि इक्वल हाफ तो मिल रहा है, इक्वल हाफ तो मिल रहा है, बट क्या उसका मिरर इमेज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो मिरर इमेज ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखना जरा, बताना बेटा जरा ध्यान से, ध्यान से, ठीक है? ये लिया, चलो बताओ व्हाट अबाउट दिस, क्या इसके अंदर पीओएस है? देख के ध्यान से, हाँ बस ये सारी डिस्टेंस बराबर है।
वो तो है साइड्स में डार्क और साइड्स नहीं है सर साइड्स को पीयूएस बोलो नहीं है सर अगर मैं इसको ऐसे काट दे तो नहीं है सर इस वाले साइड का इस पॉइंट का मिरर इमेज नीचे है ऐसे काट रहे हैं ना, चांस ही नहीं बनता। अरे भाई अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो बेटा बताओ इसका मिरर इमेज क्या इधर आ रहा है, इक्वल आप तो आ रहा है। अच्छा ये देखो इसकी अब जब आप काट रहे हो ना बेटा तो ऊपर नीचे डार्क और ब्रोकन से मतलब समझ रहे हैं कि वो स्फीयर ही है, तो स्फीयर इधर आधा कट गया आधा आधा, इधर भी स्फीयर आधा आधा कट गया, ये तो हो गया जैसे भी था। इसके बाद आप ये वाले पार्ट्स देखने हैं, क्या पीओएस आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा, नो पीओएस। और कहीं से आ सकता है क्या, जरा देखो बता दो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या पीओएस है? नहीं भाई, क्यों नहीं है बताओ, ये ऊपर और ये, अच्छा ऐसे काट दो बेटा तो तब भी नहीं होगा, एक ऊपर और एक, अच्छा बताओ निकाल लोगे पीओएस, निकाल लोगे, हो जाएगा ना पीओएस। तो एक ही पॉइंट ध्यान देना है किस पर, मिरर इमेज पे, इक्वल हाफ तो होना चाहिए प्लस उसका मिरर इमेज, इक्वल डिस्टेंस वाली बात को ध्यान रखना है, नो डाउन। ओके बेटा नेक्स्ट पार्ट है पीओएस एग्जांपल्स और भी, बट उसके पहले नेक्स्ट कौन सा है इसके बाद जस्ट क्या है इसका फुल फॉर्म बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर पीओएस भी नहीं आया और बेटा बोलो, अगर पीओएस भी नहीं आया और सीओएस भी नहीं आया तो उसके अंदर एओएस भी नहीं आया, एओएस अल्टरनेट एक्सिस ऑफ, अच्छा एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मतलब तो है नहीं हमें ऑप्टिकल में। इसमें क्या करना होता है कि देखो सुनो, पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करते हैं, सुना जिस डायरेक्शन में हम इधर जाएंगे उसी डायरेक्शन में हम इधर जाएंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझना, रख दो पेन सब लोग नीचे। अगर इधर में ए मिला यहां पर तो इधर भी क्या मिलना चाहिए, फिर इसी पर्टिकुलर सेंटर से, अब सेंटर की बात कर रहा हूं, हम इधर गए, मान लो कि हमें यहां पर बी मिला तो यहां पर भी हमें बेटा उसी डिस्टेंस पे क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, सुना। फिर हम यहां से गए, हमें यहां पे मिला सी और यहां पर मिला, ये डिस्टेंस ये और ये बराबर होनी चाहिए, इनमें कंपैरिजन नहीं करेंगे, अगर जितना इधर उतना ही इसका इधर क्या मिले हमें। अच्छा बेटा अगर बताओ सभी का सेंटर अगर एक ही हो जाए, भाई लाइक हम यहाँ से इसको मिला, इसको यहाँ से यहाँ मिला, इसको मिला, तो उसको क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या नाम देते हैं, सेंटर। सेंटर है मतलब तभी इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखा जाए एक एग्जांपल, हमने ये कंपाउंड लिया, बेटा रखो पेन, रखो थोड़ी देर के लिए, और सब लोग यहाँ पे ध्यान से दो, एक एग्जांपल, बस एक एग्जांपल। मैंने यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लिया, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिया सी, ओके ये यहां पर मैंने इधर यहां पे लिया H और यहां पर लिया CH3, यहां पे लिया CH3 और यहां पर लिया H। जितने भी एटम है सबकी बात करनी होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री में, एक भी एटम छूटना नहीं चाहिए और सभी का सेंटर एक होना चाहिए। स्टार्ट किया जाए, और सब एक ही सेंटर से पास होने चाहिए। जैसे हम इस कार्बन की बात करें, CO ग्रुप है बेटा, इधर भी एक CO ग्रुप है, मिला दे दोनों को, मिला दिया मैंने। अब अगर ये C है तो इधर भी C है, मिला दे दोनों, सेम डिस्टेंस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ दोनों का एक ही सेंटर है। और भी अगर ध्यान से देखो अगर आप, ये O है और ये मिलाएं, आया सेंटर एक ही। और भी अगर आप ध्यान दो तो इस कार्बन को देखो और बेटा इस कार्बन को देखो, बताओ मिलाएं, आया एक ही सेंटर। और भी देख लो, अगर आप CH3 को मिलाओ तो उनका भी सेंटर बेटा वही आएगा, और HH को मिलाओ तो उनका भी सेंटर वही आएगा। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ईच एंड एवरी एटम मस्ट पासेस थ्रू ओनली वन सेंटर। तो अगर सबका, अब मान लो यहाँ पे C होता है, सुनना, और यहाँ पर O होता है, तो इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, एक भी डिफरेंस अगर आ गया, पॉइंट पे ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, गड़बड़ मत समझ लेना कि सोचो कि अच्छा सब जगह मिल गया, मान लो यहाँ पे C यहाँ पे O है, फिर बताओ यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लिख दूँ
तो क्या इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा? नहीं आएगा। एक भी एटम से अगर डिफरेंट हो गया, सेंटर नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सारे ग्रुप्स जितने भी हैं सबको मिलाना है एक दूसरे से और वो एक ही सेंटर से पास होना चाहिए, देन दैट कंपाउंड मस्ट हैव क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तब हम बोल सकते हैं कि उस कंपाउंड में अंदर क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सबको मिलाते जाओ, सबको मिलाते जाओ एक दूसरे से, जस्ट अपोजिट अपोजिट। और यहाँ पे कोई मिरर इमेज वगैरह नहीं देखना है, जस्ट क्या देखना है कि एक पर्टिकुलर सेंटर से सब पास हो जाना चाहिए, सेम ग्रुप्स मिलने चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए इसका उसका डिस्टेंस। तो ऐसे सेंटर, ऐसे सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे केसेस में कुछ जगह ही आपको सीओएस की जरूरत पड़ेगी, 95% केसेस में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पीओएस की। पीओएस समझ गए अच्छे से? सीओएस का कुछ इसके एग्जांपल भी ले लेंगे, एओएस में अभी नहीं ले रहा हूँ। अच्छा अब एक चीज बताओ, सुनो बेटा, आगे की बात कर लें। अब मैं एक बात बोलूँ, अगर आप पीओएस पहचानना सीख गए, रही बात एग्जांपल्स की, तो मैंने बताया कि सारे एग्जांपल एक साथ लिख दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल वो आप चेक कर लोगे। उसके पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं, फिर इनकी हम बात और करेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, आपको पीओएस भी आ गया और क्या आ गया आपको? सीओएस भी आ गया। और भी एग्जांपल है, बहुत सारे हैं, बट मैं एक से आपको कुछ चीजें कंक्लूड करना चाहता हूँ। आप कंपाउंड को देखते पीओएस निकाल लोगे, अगर आ गया पीओएस तो वहीं से बोल देना कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आपने सीओएस निकाला, आ गया, वहीं से बोल देना कंपाउंड इनएक्टिव है। आपने निकाला पीओएस, नहीं आया, आपने निकाला सीओएस, नहीं आया, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव 100%। आपको अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने की जरूरत नहीं। ये पॉइंट मैं आपको पहले लिखा चुका हूं कि नहीं लिखा चुका हूं? तो आपको पीओएस भी समझा दिया और क्या बेटा समझा दिया? सीओएस भी समझा दिया। हाथ उठाओ बेटा, क्लियर है? हाथ उठा के बताओ पक्का एकदम, कहानी क्लियर एकदम? गुड। तो क्या हम अब आगे बढ़ सकते हैं स्टेप? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे समझ में आ गई। और बेटा एक चीज ये भी हो गया कि अब हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बेटा हमको सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज देखने की जरूरत है, नॉन सुपर इंपोजिबल? बोलो यस और नो? नो। क्या हमें उसके अंदर कायरल सेंटर देखने की जरूरत है? नो। सिर्फ एक चीज, क्या? सिमेट्री। सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए? पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं है तो एओएस भी नहीं होगा। खत्म। तो एक लाइन में फाइनल आंसर हमें मिल गया कि हम चेक करके बता सकते हैं। अच्छा बताओ, अब हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है? नो नीड ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, आप बता सकते हो। तो अब हमें चूंकि ये पता चल चुका है कि कंपाउंड के अंदर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव। अब एक्टिव होगा, अगर इनएक्टिव हो गया तो वहीं से काम खत्म। अब एक्टिव हो गया तो बेटा उसको कुछ नाम होगा। क्या समझ में आगे क्या बात करने जा रहा हूँ? अगर एक्टिव हो गया तो उसका कुछ क्या होगा? नाम होगा, उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल। बोलो बेटा। और ये सीखने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स सीधे सीधे मैं आपको उन सबका ट्रिक ही बताता चला जाऊंगा। बेसिकली ये जो पॉइंट मैंने बताया, जैसे आपका ट्रिक जैसा ही हो गया कि कुछ नहीं चेक करना है, दुनिया भर की नौटंकी बुक्स में पढ़ोगे, ये वो ऐसा वैसा, बस एक चीज़ मैं बोल दिया वहीं से चेक करना है आपको। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये बेटा हम किसके लिए बात करने जा रहे हैं? ऐसे कंपाउंड्स के लिए बात करने जा रहे हैं जो कंपाउंड्स क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। जो कंपाउंड क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। चलो देखा जाए। पहला पार्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आर एंड एस फॉर्म। और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, क्यों? प्योरिटी हमें आती ही है। अच्छा बताओ, जब हम लोग ज्योमेट्रिकल की बात करते तो प्योरिटी 1 2 ही सिर्फ कर रहे थे, इधर भी 1 2 कर रहे थे, उधर भी 1 2 कर रहे थे। यहाँ पे 1 2 3 4 करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4। क्यों 1 2 3 4 करेंगे? 4 ग्रुप हैं भाई, चारों का प्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। आइसोटोप से तो एटॉमिक मास। डबल बॉन्ड को कितनी टाइम्स ट्रीट करोगे? 2 टाइम्स। ट्रिपल बॉन्ड को कितनी टाइम्स ट्रीट करोगे? 3 टाइम्स। वो सारी कॉन्सेप्ट तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हम कर सकते। हाँ, एग्जाम्पल में जहाँ पे आता जाएगा वहाँ पे बताता जाऊंगा आपको। तो पहला जो मैं इसमें लेने जा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, वो मैं लेने जा रहा हूँ बेटा फिशर प्रोजेक्शन की बात करने जा रहा हूँ। किसकी बताओ? अलग अलग प्रोजेक्शन की बात करेंगे और वहाँ पर आर एंड एस फॉर्म निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ेगी, वो सब मैं आपको पहले इसलिए सिखा चुका हूँ, है ना। ऑप्टिकल में इसलिए बेटा यहाँ पे लास्ट में इसलिए लिया था क्योंकि इसके पहले जो जो चीज़ बता चुका हूँ सीधे सीधे यूज हो रहा है यहाँ पे। अब तो बस लिखते जाऊँगा, बताते जाऊँगा, आप एक एक बार में समझते चले जाओगे। फिशर प्रोजेक्शन, अब मुझे नहीं बताना कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, कुछ इससे जरूरत नहीं है। कितनी वर्टिकल लाइन होती हैं? कितनी हॉरिजॉन्टल होती हैं? एक भी हो सकती है और एक से कितनी भी हो सकती है।
अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए थे कन्वर्जेंस में, अगर आपको याद है। एक एग्जाम्पल लेके फिशर प्रोजेक्शन के पहले मैं आपको रूल बता दूं कैसे हम निकालेंगे फिशर प्रोजेक्शन में आर एंड एस फॉर्म। रूल बता देते हैं। देखो बेटा, जब आप कार्बन की बात कर रहे हो, लाइक ये ए है, ये बी है, बेटा ये ई है और ये एफ है, कितने ग्रुप हैं इसमें बताओ? 4 ग्रुप है। मान लो किसी का नंबर 1 है, किसी का नंबर 2 है, किसी का नंबर 3 और किसी का नंबर 4। नंबर 1 तो वो होगा जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होगी, नंबर 4 वो होगा जिसकी प्रायोरिटी खत्म होगी, लीस्ट होगी। यानी कि जो 4 नंबर होगा, जब हम नंबरिंग करेंगे तो जो 4 नंबर होगा, कौन सा बेटा नंबर? 4 नंबर, उसको हम बोलेंगे कौन सा प्रायोरिटी है बताओ? लीस्ट प्रायोरिटी, खत्म। और 1 नंबर को क्या बोलेंगे? 1 नंबर बेटा, 1 नंबर थोड़ी खत्म है। कौन खत्म है? खतरनाक, मोस्ट प्रायोर, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। बाकी 2 और 3 के बीच में आ जाएंगे, तो एक मोस्ट और एक लीस्ट। मोस्ट प्रायोरिटी वो होगा जिसका नंबर 1 होगा। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बात करेंगे, सारी रूल्स पता है हमको। बेटा रखो, पेन रखो थोड़ी देर के लिए। नहीं अब नहीं, अब किसी को नहीं नोट करना है, क्योंकि ये रूल समझ लो फिशर में। मैं डायरेक्ट वाला रूल बता रहा हूँ, एकदम सीधे सीधे वाला, एकदम डायरेक्ट वाला रूल। देखो क्या है रूल, ये है इफ एक बता रहा हूँ और इसका अगर उल्टा हुआ तो उसका हम उस रूल को चेंज करके उल्टा कर देंगे बस। इफ, सीधे मैं बोल रहा हूँ, इफ 4 नंबर, कौन सा नंबर बेटा? 4 नंबर कौन सा नंबर होता है? खत्म, निपट गया जो। इफ 4 नंबर इज इन वर्टिकल लाइन, देन सुनना। अच्छा ये 4 नंबर है ना बेटा, बस ये नंबर लिखने के लिए होगा और ये देखने के लिए है कहाँ, बस उसके बाद इसका काम नहीं है। देन हम मूव करेंगे, पता है 1 से 2। पिन रख दिया है ना सबने? 1 से 2 जाएंगे और 2 से 3 जाएंगे, और बेटा बताओ 3 से? नो, अरे 4 तो खत्म है ना भाई, 4 खत्म। 4 से मतलब 4 सिर्फ देखने के लिए कि कहाँ पे है। अच्छा बताओ क्या साइक्लिक बैनर हो गया? 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से। अच्छा बीच में अगर 4 आए तो उसको कट करके निकल जाएंगे हम आगे, नहीं सोचेंगे कौन है, किक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सब सताते हैं उसको, तो हम भी सताएंगे भाई, दुनिया से अलग तो नहीं हो सकते। तो 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से फिर वापस 1। 4 नंबर की परवाह नहीं करनी है। हालांकि गलत बात है बेटा, ये है ना, ये गलत कर रहे हैं हम लोग, ऐसा करना नहीं चाहिए, मतलब उसका भी ध्यान रखना चाहिए ना। आप 4 नंबर को भूल जा रहे हो ना, इसलिए सबसे जो खत्म है मतलब उसको थोड़ा आपको ऊपर उठाना चाहिए। आप तो उसको 100 नंबर डायल करोगे। चलो अच्छा अब लिया जाए एग्जांपल, चलो यही ले लिया, हाइड्रोजन। देखना बेटा, ड्यूटेरियम, नहीं ड्यूटेरियम छोड़ो अच्छा पहले। हाँ मतलब वही सारे एग्जांपल्स हैं, याद आ रहे हैं अब। चलो NH2 बोलो, आप ही बोलो इसमें। Cl और इधर I भाई, आयोडीन, आई है। अभिषेक नहीं है आज, वो किसी काम से रुक गया होगा, कोना कॉन्सेप्ट। ओके चलो ओके। अच्छा और इस कोना कॉन्सेप्ट, कोना जो होता है हमेशा उसके ऊपर ही होगा, वही एक्सियल होता है। खतरनाक समझ गए हो आप। चलो 1 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, 1 नंबर, अरे आयोडीन। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बस हो गया काम 4 नंबर का। बस हमें इतना ही देखना था कि वो वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, किस में है। हमारा रूल भी किसके लिए है, तो कौन से नंबर के लिए? 4। तो रूल यहाँ पे क्या था जरा देखो, मैंने लिया, अगर ऐसे करने से आप क्लॉकवाइज जाते हो, किधर बेटा? सुना, तो आर फॉर्म है। इसका भी तरीका बता दें कैसे? आर आप कैसे लिखते हो बेटा? देखो पता नहीं, आप जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। हाँ बंद हो गया, मैं भी देखा हूँ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो
एस अच्छा बेटा एक चीज और बता, इसको आप डेक्स्ट्रो लीवो से रिलेट, वो तो हम बता ही नहीं सकते, वो तो हम बता ही नहीं सकते। अब आए यहाँ पे देख, बताओ बेटा 1 से कहाँ जाए 2। अच्छा बताओ 1 से 2 ऐसे जाए या ऐसे जाए, ध्यान से ध्यान से। अच्छा ऐसे ऐसे क्यों नहीं जाए, क्योंकि 1 से 3 आ जाएगा, हमें 1 से 2 जाना है और इग्नोर किसको मारना है, तो 1 से 4 मतलब छोड़ो, मतलब कोई मतलब ही नहीं इसका। तो 1 से 2, 2 से 3 से डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मतलब कौन सा फॉर्म, हो गया। आर का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रेक्टस, एस का फुल फॉर्म होता है सिनिस्टर, रेक्टस एंड सिनिस्टर। आसान है रूल ये, आ गया समझ में सभी को। अब इसमें मैं बड़े बड़े फंक्शन ग्रुप लगा दूं, तरीका तो ये वो थोड़ी चेंज होने वाला है। एक जरा नेक्स्ट देखना, हमने कहा बेटा देखो जरा सा, मैंने कहा यहाँ पे COH है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है। देखते हैं आपको याद आता है कि नहीं आता। सारा ज्योमेट्रिकल है, मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं, ज्योमेट्रिकल में जो सिखाया था उसका एप्लीकेशन। अच्छा बेटा बताओ, यहाँ पे आगे बढ़े आप तो कार्बन मिला, यहाँ से आगे बढ़े तो कार्बन मिला, यहाँ से आगे बढ़े तो क्लोरीन मिला, यहाँ से आगे बढ़े तो ब्रोमीन मिला। इन चारों में ऐसा कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन, दे दे नंबर 1। इन चारों में ऐसा कौन सा है जो सेकंड नंबर पे आएगा, देते दो नंबर 2। अब रुको, तो COH और ये CHO है, तो यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो हम ऐसे केस में एक स्टेप आगे जाते हैं, याद है स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर हम COH का स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बेटा ये बनेगा, अब बेटा आपका ऑप्टिकल का मेन पार्ट स्टार्ट हो चुका है। पहले तो कहानी थी हाँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी बहुत था, उसके बेसिस पे ही हम आगे बात करें, क्योंकि सारे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे तभी हम RNS की बात कर पाएंगे, अदरवाइज तो हर एक करल सेंटर यहाँ पे होना जरूरी है। ओके अब बताओ बेटा ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है दोनों सेम आगे, तो आगे बढ़ो, बताओ इससे क्या लगा है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड को हम 2 बार लेते हैं तो क्या लिखेंगे इसको O, इसको क्या लिखेंगे OH, हो गया ना। तो ये 2 तो बराबर है, मैं इसी में बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट लिखने वाला हूँ क्योंकि सब बेटा बहुत सारे एग्जांपल किए हुए हैं। अब बताओ बेटा ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन कौन है पहले, तो आप 1 2 तो दे ही चुके हो, तो 3 कौन सा होगा, ये 3 होगा और ये 4, घूम जाए। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गया, ये वर्टिकल में नहीं है, कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल। तो अब जैसे देखो बुक्स वगैरह में क्या लिखा है कि अगर हॉरिजॉन्टल में तो उसको रोटेट करा के कहाँ ले जाओ वर्टिकल में, फिर, तो वो सब नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, ये वर्टिकल वाला आपको समझ में आ गया। वर्टिकल में मैंने क्या बताया कि अगर 4 नंबर वर्टिकल में, वर्टिकल का मतलब बेटा यहाँ भी हो सकता है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझ लेना, ये वर्टिकल जो मैंने बोला इसका मतलब ये है कि 4 नंबर यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ भी, यहाँ और यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, वर्टिकल में होना चाहिए। तो ये रूल एप्लीकेबल है। तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज, अगर हॉरिजॉन्टल तो उल्टा कर दो, क्लॉकवाइज एस कर दो और एंटी क्लॉकवाइज आर कर दो, खत्म। तो आपको दोनों नहीं याद रखने, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कौन सा याद रखना है बेटा, सिर्फ वर्टिकल वाला। वर्टिकल में अगर 4 नंबर है तो क्लॉकवाइज आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज एस होगा। बट अगर 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एस, और एंटी क्लॉकवाइज आर। चेक करें, चलो 1 से कहां जाए बेटा, 1 से 2, 2 से, अब ये 4 तो भूल जाए, और 3 से बताइए बेटा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है ये। बट जो 4 नंबर है वो कहां पर है, हॉरिजॉन्टल है। 4 नंबर कहां पर है, हॉरिजॉन्टल है। तो अगर 4 नंबर हॉरिजॉन्टल है तो बताओ बेटा एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। वैसे एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पे आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो कौन सा फॉर्म आ जाएगा, दिस विल बी आर। याद रह पाएगा, याद रह पाएगा। बताओ तो बेटा क्या रूल बताया मैंने, वर्टिकल सिर्फ आपको याद रखना, कौन सा, वर्टिकल। वर्टिकल में अगर 4 है क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। 4 को इग्नोर करना, 1 से 2 जाना, 2 से 3 जाना, 3 से वापस 1 आना है। हॉरिजॉन्टल में आ गया तो बस एक ही चीज पहला याद है ना, उसको उल्टा कर दो। क्लॉकवाइज पहला क्या था, आर था, अब एस हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज एस था, आर, तो एंटी क्लॉकवाइज आया हॉरिजॉन्टल वाला, इसलिए क्या हो गया, एस हो गया। जी सिंपल मेथड, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। ये तो एक कारल सेंटर है, एक से बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एग्जांपल्स भी लेते हैं। आ गया समझ में, नो डाउट। अच्छा एक चीज और लिख लो बेटा,
एक पॉइंट लिख लो, एक काम करो, एक चीज लिखो, सब लोग लिखो, मैं बोलता हूँ। इफ लिखो, इफ, ये वाला तो मैं लिखा ही दिया हूँ, बट एक चीज और लिख लो। इफ 4 नंबर इज इन, लिखो जल्दी से, इफ 4 नंबर इज इन, कहीं भी लिख लो, बाद में फिर यहीं पे लिख लेना। इफ 4 नंबर इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ 4 नंबर इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, आप आई थिंक लिख भी लिया होगा कुछ लोगों ने। देन क्लॉकवाइज एस फॉर्म एंड एंटी क्लॉकवाइज आर फॉर्म, एंड अब नोट करो कंप्लीट। आ रहा बेटा समझ में? आई थिंक आइसोमेरिज्म का सबसे आसान पार्ट आपको शायद यही लग रहा होगा, क्योंकि ये सब पहले से सीखा हुआ है हमें।